आपने एक चीज और शब्द बोला कि योगी जी इतने ताकतवर हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में कि उनको हटाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा क्या मतलब हुआ है कि इतने ताकतवर होते जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में इतने ताकतवर हो गए हैं, मैंने ये बोला, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और वो केवल उत्तर प्रदेश में ताकतवर हो गए हैं। अगर मैंने ऐसा बोला तो मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। वो पूरे देश में पूरी तरह ताकतवर हो गए हैं। आज के डेट में यदि पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ना है, असम में चुनाव लड़ना है, आपको नागालैंड में चुनाव लड़ना है, तो स्टार प्रचारक के रूप में योगी जी को वहां भेजना पड़ेगा। और देश के शीर्ष में बैठे हुए 2-3 नेताओं को अगर हम छोड़ दें, बाकी किसी नेता में इतनी औकात नहीं जो योगी जी इतनी भीड़ इकट्ठा कर सके और इतनी बात को सुनवा सके। कि अब कुछ भी हो, एक राज्य हमारे हाथ से चला जाए, लेकिन योगी जी अब बर्दाश्त नहीं हो रहे, क्योंकि उनको अपनी हिलती हुई दिख रही। अपराध पर लगाम लगाने के लिए योगी जी ने जो फार्मूला अपनाया, आज पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्य की सरकारों के लिए योगी ब्रांड बन चुका है। वो फार्मूला, जहां कोई बस न चले वहां बुलडोजर चला दो। अभिमन्युत्तरानंद वाला मामला और मणिकर्णिका के मामले में उत्तर प्रदेश के हिंदुओं पर कोई असर नहीं पड़ा। तो कुछ लोग जो इस सरकार के खिलाफ बैठे हुए हैं, जो आदित्यनाथ जी को व्यक्तिगत रूप से कमजोर करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी राजनीतिक साजिश थी इसमें। अभी जो चुनाव हुए थे 22 में, उसमें कहा गया कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम बेटियों को स्कूटी दे देंगे। आप एक चीज बताइए कि लोगों की मेंटलिटी कैसे सेट हो गई कि भाई मेरी बेटी को आप स्कूटी दे देंगे 12th के बाद, लेकिन जब वो कॉलेज से स्कूटी से अपने घर ही सही सलामत नहीं पहुंचेगी तो इस स्कूटी का क्या काम है? अभी वो भले पैदल चल के आती है, रात को 12 बजे आती है, सही सलामत मुस्कुराते हुए अपने घर तो चली आती है। ये परिवर्तन किया योगी जी ने। मोदी के बाद योगी ही है जो देश को संभाल सकता है। तो इस बात का जो डर है, डर मोदी जी को नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अपना कार्यकाल पूरा कर लिया, उन्होंने तो अपना समय पूरा। उनके बाद अपने आप को जो सेकंड रो में खड़े लोग, कुछ लोग पाते थे, वो उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और उनको अपनी असुरक्षा का भावना जो है जन्म ले चुकी है। और ये वो कारण है जो प्रयोग किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, ये कहीं से भी कमजोर नहीं है और ये कहीं भी ऐसा नहीं है कि सबकी हाँ में हाँ मिला है। इनकी अपनी एक नियति है, इनकी अपनी एक नीति है जिसके तहत ये काम करते हैं और सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की भावना के साथ काम करते हैं। और संत परंपरा से जो जोड़ा जाता है कि सबके साथ सबका विकास, जो मोदी जी का विजन है, वो वास्तव में हिंदुत्व का विजन है, उसको ये पूरी तरह चरितार्थ करते हैं। लेकिन इनकी कई राजनीतिक कारण अगर हम देखें इस पे, तो इन सबको अगर हम जोड़ें तो बहुत आसान हो जाएगा इसको समझना के लिए। मणिकर्णिका उत्तर प्रदेश में हुआ जिसमें हिंदू नाराज हुए। अभिमुक्तेश्वरानंद प्रयागराज में हुआ जिसमें हिंदुओं का एक समुदाय नाराज हुआ। और यूजीसी एक्ट के बाद भी सबसे ज्यादा नाराजगी और सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन आपने उत्तर प्रदेश में देखा। सरकार की मनसा क्या है पता नहीं। सरकार को ये लगने लगा है कि अब हिंदू यूनाइटेड हो गए हैं, अब हिंदू जो है जाति भावना को भूलने लगा है, हिंदू जो है अब हिंदू एक होने लगा है। जैसे मुसलमानों में भी सैकड़ों जातियां हैं, लेकिन जब हम चर्चा करते हैं तो केवल मुस्लिम समुदाय की बात होती है, उसमें किसी जाति, जुलाहा, पठान, खान, मखाल, इतन की जाति चर्चा नहीं होती है। लेकिन जब हिंदू की बात आती है तो ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, यादव, कुर्मी, इनकी चर्चाएं होने लगती हैं। इसी तरह से क्रिश्चियन समुदाय में भी जातियां हैं, सिख समुदाय में भी हजारों जातियां हैं, लेकिन जब हम उनकी बात करते हैं तो एक समुदाय विशेष की बात करते हैं। तो धीरे धीरे अब आपने देखा होगा, ग्राउंड में आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं कि सभी लोग यूनाइटेड होने लगे थे और हम हिंदू हैं की भावना को चरितार्थ करने लगे थे। यह बात कुछ लोगों को समझ में आ गई कि शायद अगर ऐसा होगा तो उत्तर प्रदेश से आदित्यनाथ जी को हटाना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा और फिर ये ज्यादा भारी पड़ेंगे। अब वो कुछ लोग विपक्ष के हो सकते हैं, सत्ता पक्ष के हो सकते हैं और सरकार में शीर्षस्थ पदों पे बैठे हुए कुछ बड़े नेता भी हो सकते हैं। अब उसको कमजोर करने का प्रयास हुआ। अभिमुक्तेश्वरानंद का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था और वो मामला बहुत गर्म नहीं हो सकता, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूँ। इसलिए गर्म नहीं हो सकता था कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी जितने बड़े संत हैं, शंकराचार्य हैं, वो राजनैतिक बयानबाजी के लिए सदैव से जाने जाते हैं और उनकी राजनीतिक बयानबाजी कभी भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं रही है। आप उठा करके सालों सालों का उनका बयान पढ़ लीजिए। उनकी राजनीतिक बयानबाजी जो है, चाहे कुंभ से हो या उससे पहले से रही हो, वो राम मंदिर भाजपा के खिलाफ रही है। तो उनके बयान को बहुत ज्यादा इनके समर्थक और इनके प्रशंसकों पे फर्क उसका नहीं पड़ता था। लेकिन चूंकि संत थे और पुलिस कार्रवाई में समस्याएं थी, इसलिए जो है पुलिस के प्रति लोगों की नाराजगी थी कि संत के ऊपर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था या इस प्रकार से दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए था। उसका योगी जी, तो ये बात इनको समझ में आ गई कि वो जो है इससे योगी जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी बीच में यूजीसी एक्ट को इन्होंने
रिवाइज कराया और यूजीसी एक्ट तुरंत लागू किया। लागू करने के बाद श्री राम कॉलेज का एक मामला भी सामने निकल कर आया, उसका पहला दुष्प्रभाव भी दिखा। तो इसमें हिंदू का यूनिटाइजेशन टूटा। ओबीसी, एससी, एसटी और हिंदू जो सवर्ण है, भूमिहार जाति, ब्राह्मण जो भी हैं, क्षत्रिय, इन सब का यूनिटाइजेशन आपस में टूटा, क्योंकि एससी अपने आप को इसमें महत्व मानने लगे, ओबीसी महत्वपूर्ण मानने लगे, और क्षत्रिय और ब्राह्मण और अन्य समुदाय से, भूमिहार समुदाय से जो लोग आते हैं, अपर कास्ट के जो लोग हैं, वो अपने आप को इसमें कमजोर मानने लगे। यानी एक व्यक्ति को, हिंदुओं में एक व्यक्ति को हम आरक्षण देने के चक्कर में दूसरे को आरक्षित करते जा रहे हैं। यह नीति इन्होंने अपनाई, क्योंकि शायद अभिमन्युत्थानंद वाला मामला और मणिकर्णिका के मामले में उत्तर प्रदेश के हिंदुओं पर कोई असर नहीं पड़ा। तो कुछ लोग जो इस सरकार के खिलाफ बैठे हुए हैं, जो आदित्यनाथ जी को व्यक्तिगत रूप से कमजोर करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी राजनीतिक साजिश थी इसमें, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस भाषा में टिप्पणी की जो शायद नहीं करनी चाहिए थी, और सरकार बैकफुट पर है। और आप उन सभी नेताओं की बाइट्स सुने होंगे टीवी में, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या फिर प्रिंट मीडिया में, जो नेता हर छोटे बड़े बयानबाजी भाषणों पर रोड पर खड़े होकर के दिन भर बकबक कर सकते हैं, जब भी किसी मीडिया के चैनल ने बाइट्स मांगी तो वो सिर झुमा करके चले गए। उनकी जबान बंद हो गई थी। जबान क्यों बंद हो गई? क्योंकि बोलने की मादा नहीं थी सरकार के खिलाफ, क्योंकि ये उनका बजट था। और बोल इसलिए नहीं सकते थे, समर्थन इसलिए नहीं कर सकते थे कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो बिलोंग करते हैं, जब वहां जाते तो वहां फिर जूते से मारे जाते। तो न हाँ कर सकते थे, न ना कर सकते थे। तो बड़े बड़े में नेता, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप बैक में चले जाइए, सभी नेताओं से जब मीडिया बाइट्स ली गई, किसी भी नेता ने अपनी जबान नहीं खोली। धर्मेंद्र प्रधान आए और उन्होंने कहा कि किसी के साथ बुरा नहीं होगा। अरे लिख के दे दो, बुरा नहीं होगा, इसी में लिख देते। और आश्चर्य यह है कि दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली कमेटी जो यूजीसी की इस नए एक्ट को ड्राफ्ट की है, आप दिग्विजय सिंह से ये उम्मीद रखते हैं कि भाजपा के पक्ष में वो ड्राफ्ट तैयार करेंगे? वो क्या आपके हित की विषय में सोचेंगे? हाँ, दुख इस बात का है कि इनके जो 16 मेंबर उसमें समिति में थे, उन्होंने इसका विरोध किया नहीं किया पता नहीं, लेकिन ये ड्राफ्ट पूरी तरह गलत था। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं, और जहां तक मैं देख और सोच पा रहा हूं, यह निश्चित तौर से सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार को कमजोर करने के उद्देश्य से था। क्योंकि यहाँ के चुनाव के बाद अन्य राज्यों तक चुनाव जाते जाते शायद इसमें कोई परिवर्तन कर लिया जाता। मगर होड़ तो लग गई थी ना, मायावती जी ने बयान भी जारी कर दिया कि ब्राह्मणों को सम्मान चाहिए। वोट के लिए तो पूरा खेल चालू हो गया है। वोट बैंक की तो पॉलिटिक्स है ही, और राजनीति ही वोट बैंक के लिए की जाती है। लेकिन यह ऐसा मामला आया जिसमें विपक्ष भी इस बिल का जो है विरोध नहीं कर पा रहा था, समर्थन भी नहीं कर सकता था। सब मजे ले रहे थे कि ये अपने पैर पे जोर की कुल्हाड़ी मारे हैं, इन्हें चीखने दो। और इनकी चीख निकली, दर्द सुनी, और धन्य हो सुप्रीम कोर्ट का, धन्य हो माननीय न्यायाधीश का, जिन्होंने आसानी से इस शब्द को समझा। और जितनी चीख इनकी थी, सवर्णों की थी, या फिर जितनी चीख उन छात्रों की थी, उससे जोर की चीख के साथ थप्पड़ मारा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस बिल के ऊपर। मगर इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? जैसे कहा जा रहा है कि योगी जी पे बड़ा गहरा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि सब अपने अपनी बांटने में लग गए हैं कि कैसे श्रवण समाज को अपनी तरफ लाया जाए। इस बार आप 2-3 चीज देखिए, जा रहा है कि योगी जी और मोदी जी खेल कर रहे हैं। देखिए, मैं 2-3 चीजों को कहता हूं कि कोई भी चीज बिना किसी कारण नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में नए अध्यक्ष बनाए गए, सबने देखा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चयन हुआ, इसमें भी सबने देखा। हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि सभी पार्टी में, आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि सरकार के खिलाफ एक कितनी बड़ी योजना बन रही है कि सभी पार्टियों में जातिगत आधार पर राजनीतिक लोग अपनी पार्टी की मीटिंग करते हैं। इससे पहले भी क्षत्रिय नेताओं ने, क्षत्रिय विधायकों ने पार्टी की लखनऊ के होटलों में, कहीं से कोई विरोध का स्वर नहीं निकल के आया। लेकिन जब ब्राह्मण विधायकों ने एक मीटिंग की, तो इसका स्वर जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस प्रकार की मीटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस प्रकार की मीटिंग, आप ये बयान है प्रदेश अध्यक्ष का, आप समझिए कि ये अकारण नहीं है। यह इसलिए है कि इस बयान के बाद जो ब्राह्मण समाज के नेता या ब्राह्मण समाज के समर्थक हैं, वो टूटे, और उनकी टूट का असर धीरे धीरे 2027 विधानसभा पर पड़े, और यह सरकार सत्ता से जाए। क्योंकि शीर्षस्थ स्तर पर बैठे हुए कुछ नेता
कुछ एक नेता हो सकते हैं, विरोध के कुछ नेता हो सकते हैं जिन्होंने ये सोच रखा है कि अब कुछ भी हो, एक राज्य हमारे हाथ से चला जाए, लेकिन योगी जी अब बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनको अपनी हिलती हुई दिख रही है। तो इनको हटाने के लिए इस प्रकार तो कुछ भी अकारण नहीं है, चाहे मणिकर्णिका हो वो भी अकारण नहीं है, अभिमुक्तेश्वरानंद का मामला भी अकारण नहीं है, पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष का मामला भी अकारण नहीं है, और अब यूजीसी एक्ट भी अकारण नहीं है। इस सब के प्रयोग नहीं है, प्रयोग ही चल रहा है। सारा प्रयोग है। और समस्या यह है कि उत्तर प्रदेश में जो सवर्ण जाति के लोग हैं, जो उच्च जाति के लोग हैं, जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का निस्वार्थ कार्यकर्ता मानते हैं, बिना कुछ मिले मानते हैं। अब देखिए दो तीन चीजें, सरकार सुप्रीम कोर्ट का कितना बड़ा समर्थन करती है और सुप्रीम कोर्ट का कितना बड़ा सम्मान करती है। दो तीन चीजें मैं बताता हूँ। 2 बार सुप्रीम कोर्ट का सम्मान हुआ है अब तक मेरी नजर में 2 सरकारों द्वारा। एक जो है सायरा बानो का मामला आया था, उसमें जो है राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया और फैसले के अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया और सरकार ने कहा कि हम न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं। दूसरा न्याय और सुप्रीम कोर्ट का सम्मान मोदी जी ने किया जब SC/ST कानून पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया और अगले ही दिन बिल आया। यह संयोग नहीं है, ये प्रयोग है, क्योंकि मोदी जी को ये पता था कि इस SC/ST एक्ट हटा देने से नाराजगी जिस वर्ग की होगी, अब हमें उसकी जरूरत है, क्योंकि जिसके विरोध में ये एक्ट है, जिसके विरोध का ये कानून है, वो तो मेरा गुलाम है, उसके पास तो कोई विकल्प ही नहीं है। तो उन्होंने इसका उपाय किया, विरोध हुआ, थोड़ा सा विरोध हुआ, तो उनका अच्छा नाराज हो गए हो 10% ले लो EWS। अब यहाँ पे भी सेम ऐसा ही हुआ, और मैं अभी फिर भी कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो इस पे स्टे दिया है, रोक लगाई है, कानून अभी जस का तस है। 17 मार्च को शायद इस पे सुनवाई होनी है। 17 मार्च को यदि सुप्रीम कोर्ट इसे निरस्त भी करता है तब भी सरकार अपनी मंशा से बाज नहीं आएगी, कुछ न कुछ इसमें जो है पुनः नया प्रयोग करने का विस्तृत प्रयास करेगी। लेकिन शायद अब जो है एक वर्ग जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है वो जागने लगा है, तो सरकार की चूलें हिलती नजर आ रही हैं। आपने सुना योगी जी से किसी का कोई विरोध नहीं आया, सबका एक ही था कि एक केंद्र में बैठे हुए, अच्छा मैं जैसे बोल रहा हूं, मैं ऐसे हजारों लोग बोलने वाले हैं, लाखों बोलने वाले हैं कि यह इस सरकार के खिलाफ एक प्रयोग हो रहे हैं जो बार बार निष्प्रयोग होते जा रहे हैं, असफल होते जा रहे हैं। आपने एक चीज और शब्द बोला कि योगी जी इतने ताकतवर हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में कि उनको हटाना बहुत मुश्किल है, तो ऐसा क्या मतलब हुआ है कि इतने ताकतवर होते जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में इतने ताकतवर हो गए हैं, मैंने ये बोला, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, और वो केवल उत्तर प्रदेश में ताकतवर हो गए हैं। अगर मैंने ऐसा बोला तो मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, वो पूरे देश में पूरी तरह ताकतवर हो गए हैं। आज के डेट में यदि पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ना है, असम में चुनाव लड़ना है, आपको नागालैंड में चुनाव लड़ना है, तो स्टार प्रचारक के रूप में योगी जी को वहां भेजना पड़ेगा। और देश के शीर्ष में बैठे हुए 2-3 नेताओं को अगर हम छोड़ दें, बाकी किसी नेता में इतनी औकात नहीं जो योगी जी इतनी भीड़ इकट्ठा कर सके और इतनी बात को सुनवा सके। फैन फॉलोइंग की बात करें तो शायद मोदी जी के बाद सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग योगी जी की है। अब क्या कारण है कि वो इतने ताकतवर हो गए? ये भी आसान नहीं था। उत्तर प्रदेश जिस दिन योगी जी के हाथ में मिला था, आदित्यनाथ जी के हाथ में मिला था, उस दिन उत्तर प्रदेश किस माहौल में जी रहा था। और उत्तर प्रदेश कोई छोटा प्रदेश नहीं है, इससे छोटे कई देश हैं दुनिया में। उनको संभालना, एक एक चीज को मैनेज करना, अपराध, देखिए किसी भी चीज को, व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए मुख्य चीज होती है अपराध पे निरंकुश। तो उत्तर प्रदेश में निरंकुश होता अपराध था। अपराध पर लगाम लगाने के लिए योगी जी ने जो फार्मूला अपनाया, आज पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्य की सरकारों के लिए योगी ब्रांड बन चुका है। वो फार्मूला, जहां कोई बस न चले वहां बुलडोजर चला दो, और यो फार्मूला पूरी तरह सक्सेस हुआ। क्योंकि एक परिवार का अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति, किसी भी संप्रदाय का हो, वो समाज को दूषित कर देता है, अपने क्षेत्र को दूषित कर देता है। एक व्यक्ति, ऐसा नहीं कि उसके परिवार के लोग बहुत खुश होते हैं। जब फार्मूला आया कि उसका मकान तोड़ दीजिए, एक मकान बनाने में पीढ़ियां गुजर जाती हैं, इसके भय के कारण लोगों ने अपराध से तौबा करना प्रारंभ कर दिया। और भी बहुत सारे काम, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सड़कों का निर्माण हुआ, निर्बाध बिजली प्राप्त हुई। कहीं आप उत्तर प्रदेश में आज बिजली कटती हुई सुने हैं? किसी भी जगह आपने फिरौती डकैती के मामला सुने हैं? उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से सरकारें चली उसको विषय में चर्चा नहीं करना, क्योंकि पुरानी सरकारों ने भी अपना अपना जो काम किया था किया होगा। लेकिन अभी जो चुनाव हुए थे 22 में, उसमें कहा गया कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम बेटियों को स्कूटी दे देंगे। आप एक चीज बताइए कि लोगों की मेंटलिटी कैसे सेट हो गई
कि भाई मैं मेरी बेटी को आप स्कूटी दे देंगे 12th के बाद, लेकिन जब वो कॉलेज से स्कूटी से अपने घर ही सही सलामत नहीं पहुंचेगी तो इस स्कूटी का क्या काम है। जी। अभी वो भले पैदल चल के आती है, रात को 12 बजे आती है, सही सलामत मुस्कुराते हुए अपने घर तो चली आती है। ये परिवर्तन किया योगी जी ने, और ये धीरे 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 सभी जाति, सभी संप्रदाय, सभी वर्ग के लोगों के चहेते बनते चले गए, और इतने बड़े प्रदेश पर इस प्रकार से उन्होंने अपना अधिकार और अपना कार्य स्थापित किया कि कुछ बड़े नेता जो अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगे हैं, उनको अब आज के डेट में अपनी भूल समझ में आने लगी है कि शायद योगी जी का चयन करके हमसे गलती हुई थी। तो मतलब आप कह रहे हैं कि योगी का प्रभाव इतना बड़ा होता जा रहा है कि प्रदेश से निकलकर देश भर में फैलता जा रहा है, और उसका कई लोगों को भय है। बिल्कुल भय है नहीं, पूरी तरह से डर व्याप्त हो चुका है। क्योंकि देखिए दो चीजें हैं, अभी पिछले चुनाव में इस विषय पर इतना चर्चा नहीं हुआ, इतने संजोग और इतने प्रयोग नहीं हुए, इस बार क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे भी एक कारण है, प्रधानमंत्री जी की उम्र जो है 75 के ऊपर हो चुकी है। ये सत्य है कि 29 के बाद प्रधानमंत्री जी देश को नहीं चलाएंगे। लोग अब ये भी कहने लगे 27-28 में वो शायद हैंड ओवर करने वाले होंगे या कर देंगे, पता नहीं क्या होगा उनका, क्योंकि एक आयु होती है राष्ट्र के संचालन की। तो 29 में जब चुनाव होगा तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सरकार हो सकता है चुनाव में जाए, इलेक्शन में जाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं बनेंगे। हर बात देश का हर नागरिक, हर वोटर जानता होगा। उस समय बड़ा कौन होगा, उस समय पार्टी किसे प्रोजेक्ट करेगी। तो आज के डेट में सरकार में बैठे या संगठन में बैठे हुए 2-4 लोगों को छोड़ करके देश के किसी भी आम नागरिक से, आम वोटर से, चाहे वो किसी जाति, संप्रदाय और समूह का हो, अगर आप पर्दे के पीछे या ऑन कैमरा नहीं पूछेंगे तो यही कहेगा कि अब मोदी को प्रधानमंत्री बना देना, योगी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि मोदी के बाद योगी ही है जो देश को संभाल सकता है। तो इस बात का जो डर है, डर मोदी जी को नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अपना कार्यकाल पूरा कर लिया, उन्होंने तो अपना समय पूरा, उनके बाद अपने आप को जो सेकंड रो में खड़े लोग, कुछ लोग पाते थे, वो उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और उनको अपनी असुरक्षा का भावना जो है जन्म ले चुकी है, और ये वो कारण है जो प्रयोग किए जा रहे हैं।